हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास 1992 से 2022 तक जो है पीसीएस में बिहार पीसीएस में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। और इससे पहले वाली क्लास में हमने प्राचीन भारत के 1992 से 2022 तक के सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा मध्यकालीन भारत पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी के बीच था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था और बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी अनुचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया और ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान खां यानी कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया था और अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया और गौरी ने उसे अमीर-ए-आखूर के पद पर जो है प्रोन्नत कर दिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है और गौरी मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में लिया था। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया था और ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं। उसने केवल मलिक और सिपह सालार की पदवी से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। मलिक और सिपह सालार ये उसकी टाइटल है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली थी। प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही शेयर करें। अगला हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो ऐबक की जो राजधानी थी कहाँ थी? लाहौर में थी। ठीक है। उसके बाद ऐबक के बाद जो इल्तुतमिश आते हैं वो अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करते हैं, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर में ही बनाते हैं। इसलिए दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करें तो इल्तुतमिश यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन के झोपड़े का संबंध आपका मस्जिद से हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों को दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खां भी थी और ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे और हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की और ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। अगला क्वेश्चन हमारा, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो कुतुब मीनार का जो कार्य पूरा करने का काम किया था वो था इल्तुतमिश के द्वारा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका गुलाम था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। गौर के मोहम्मद शाम यानी मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईसा में हासी अक्ता का इक्ता प्रांत प्रदान किया और 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गौरी ने उसे क्रमशः कुहराम और सामाना का प्रशासक नियुक्त किया। और वस्तुतः 1192 से 1206 ईसा तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला और इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार किया था। अगला हमारा बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता की बात करें तो यहाँ पे बख्तियार खिलजी यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईसा के मध्य बिहार विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1202 से 1203 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला और तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया और लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। और प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। अगला है हमारा बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था, तो वो हुआ था तबकात ए नासरी से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं तबकात ए नासरी किसने लिखी थी? मिन्हाजुद्दीन सिराज ने। अगला हमारा नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, तो नालंदा बिहार का जो विध्वंस किया था वो बख्तियार खिलजी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यानी ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो इल्तुतमिश ने बिहार में जो प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था उसका नाम था मलिक जानी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तोलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवज को पराजित किया और ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो वो था आपका बलबन, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिनिधित्व किया, ठीक है, प्रतिपादित किया। और इसके अनुसार सुल्तान ईश्वरी इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियाबत ए खुदाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, नियाबत ए खुदाई का मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधित्व, ठीक है। और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा यानी जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, नियामत खुदाई का संबंध किससे है और जिले ला का संबंध किससे है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहला है सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। अगला हमारा, जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो ये कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है।
अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनर्जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उस खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जफर खां। ए राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध जो है लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है। तो आपको पता है उसके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत से है। इसके अनुसार पद्मिनी जो है चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। विदुषी का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है, ज्ञान का भंडार, इंटेलिजेंट कह सकते हैं। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी और संभवतया इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो देवगिरी का शासक था वो था रामचंद्र देव। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो है रामचंद्र देव था। 1296 ईसा में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईसा में अथवा 1306 ईसा में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक कफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी और राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला है हमारा, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो खालिसा भूमि जो अधिक पैमाने में विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों की भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क या फिर राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदराज, पेंशनें तथा वक्फ यानी धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। अगला हमारा, अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजे के निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही अलाई दरवाजे का निर्माण किया गया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था
और इसका निर्माण लाल पत्थरों एवं संगमरमर के द्वारा हुआ है। ये पूछा गया है एग्जाम में ये भी कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण किसके माध्यम से किया है, लाल पत्थरों और संगमरमर के द्वारा। और यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ और इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारें में एक मेहराब द्वार जो है प्रवेश द्वार भी है। और कल यूपी पैट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उस यूपी पैट में आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से पूरे क्वेश्चन जो है हमारे उसमें से उठाए गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वहीं से पूछे गए हैं, डायरेक्ट आप देख सकते हैं, जैसे देवानाम प्रिय है, अशोक को उपाधि है, ठीक है, पितृदुरा का प्रयोग शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके पूरे जो है क्वेश्चन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, चेक इट कर सकते हैं। तो अगला है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली का शासक था आपका फिरोज शाह तुगलक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों में सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण प्रसिद्ध रहा और सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी पूछा गया है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हक ए सर्ब नामक कर का संबंध किससे है? सिंचाई कर से। और किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। अगला है हमारा, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित जो दार उल सफ़ा का संबंध है आपका एक खैराती अस्पताल से, जिसमें निःशुल्क औषधि दी जाती थी, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गरीबों के लिए फिरोज तुगलक ने ये बनाया था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था, इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। उसने दार उल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम भी रखे थे, देख सकते हैं आप, ठीक है। बहुत सामाजिक कार्य फिरोज तुगलक के द्वारा किए गए थे। हज की यात्रा जो है राज्य के खर्चे पर उसी ने शुरुआत की थी और दार उल सफ़ा एक यानी अस्पताल, निःशुल्क औषधालय की स्थापना भी उसी के द्वारा की गई थी। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी जो है फिरोज तुगलक से ही संबंधित होगा। भाई बेरोजगारों के बारे में सोचने वाला जो दिल्ली सल्तनत का शासक था वो भी जो है फिरोज तुगलक ही था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए थे। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर प्रत्येक मनुष्य के गुण और योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या यानी बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलामों की बात करें तो यहाँ पे गुलाम भी सबसे अधिक जो है फिरोज तुगलक के दरबार में ही थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी और उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है, दीवान ए बंदगान का संबंध किससे है? तो दासों से हो जाएगा। दीवान ए बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ था, यानी बाद में जो है, ठीक है, दासों की संख्या बढ़ने से उनको पेंशन जो सैलरी दी जाती थी वो नहीं हो पाई, ठीक है, टैक्स से इतना रेवेन्यू मिल नहीं पाया, इसलिए वो हानिकारक सिद्ध हुआ था। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने का काम भी जो है फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। आप देख सकते हैं कितने सामाजिक कार्य किए हैं, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। अगला क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था?
तो फारस का जो यात्री अब्दुल रज्जाक था वो आया था आपका देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय कार्यकाल 1422 से 1446 ईसा के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन व मजम उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। अगला हमारा तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जो है जिस वंश का राज स्थापित हुआ था वो था आपका बी, यानी कौन सा, सैयद वंश। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं तैमूर का आक्रमण 1398 ईसा में तुगलक शासन को कमजोर कर दिया था और 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया और 1413 ईसा में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिरिज खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। अगला हमारा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। तो आगरा की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था और 1504 ईसा में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सिकंदर लोदी की तरह जो आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया और नाप का पैमाना यानी गज ए सिकंदरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, अपना पैमाना चलाया था गज ए सिकंदरी, उसी के समय में आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त जो है भोजन की व्यवस्था भी की थी। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फहरंगे सिकंदरी रखा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। और उसके समय में गायन विद्या का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो है लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई और सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एवरी एग्जाम लगभग 100 बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि सिकंदर लोदी जो है कविताएं किस उपनाम से लिखता था, तो वो था आपका गुलरुख नाम से। अगला हमारा विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो हरिहर और बुक्का 2 भाई को माना जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1336 से 1336 ईसा में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा किया गया था। इस राज्य की स्थापना हम्पी थी, ठीक है, राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। हम्पी का है कर्नाटक में, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। अगला क्वेश्चन है हमारा विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो विजयनगर का वह शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था वह था हरिहर द्वितीय। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं 1377 ईसा में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1407 1377 से 1407 ईसा में सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचन्नापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया और बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ और 1377 ईसा में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। और हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव को गोवा छीनना था। वह शिव यानी विरूपाक्ष का उपासक था। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, विरूपाक्ष का उपासक था।
विरूपाक्ष यानी शिव के रूप में। अगला है हमारा विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुली कुतुब शाह के द्वारा। ठीक है, कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा गया था। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने ही की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडविंदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया और कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ और कुतुब शाही सेना क्या हुई थी? पराजित हुई थी। अगला हमारा विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्त व्यवस्था थी, उसकी मुख्य विशेषता की बात करें तो भू राजस्व यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी। यथा भू राजस्व हो गया, संपत्ति कर हो गया, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड, भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट यानी भूमि कर, ये भी पूछा गया है। शिष्ट का मतलब है भूमि कर नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावने यानी अस्थवन या अथवन कहा जाता था। अगला है हमारा विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेषों की बात करें तो वो मिलता है हम्पी में। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित हैं और विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। अगला है दीवान अर्ज विभाग संबंधित था। तो दीवान अर्ज विभाग का संबंध आपका रक्षा विभाग से हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है। तो दीवान आरिज या दीवान अर्ज अथवा आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान अर्ज कहलाता था और इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। अगला है हमारा शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1674 ईसा में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक करवाया था। अगला है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक की बात करें अलाउद्दीन हसन। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दक्कन के अमीरान ए सादा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई और जफर खां यानी हसन गंगू 1347 से 1358 ईस्वी तक जो है नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम एहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर के रूप में। और प्रत्येक प्रांत का एक शासक, ठीक है, प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था और गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था और दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है हमारा
सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरजामी प्रथा का संबंध आपका मराठा भू राजस्व प्रथा से हो जाएगा। मराठा काल में सरजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो भूमि उत्पादन में लगने वाले कर को इंगित कौन करता है? वो करता है आपका डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी खराज, उस्र और मुक्तई। ठीक है, खराज, उस्र और मुक्तई, पहला, तीसरा और फोर्थ इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स जो है भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर नहीं था। अभी तो खुम्स जो है लूट का धन होता था, जिसमें से कुछ परसेंट सैनिकों को दिया जाता था, कुछ परसेंट राजा अपने पास रखता था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था और इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष भाग 1/5 भाग जो है राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 राजकोष में दिया और शेष 1/5 जो है सैनिकों में बांटा था। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा जो है नहीं लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व जो है आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो वो क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया और इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति जो है 50% जो है थी। लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो उन्होंने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। यद्यपि प्रश्न में विकल्प में सी और डी दोनों सही है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने विकल्प सी सही माना है। ठीक है, यहाँ पे सी और डी जो है दोनों बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी दोनों राइट हो जाएंगे, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने सिर्फ अलाउद्दीन को माना है। तो आप ये देख सकते हैं, आपको याद रखना चाहिए यहाँ पे राइट आंसर वैसे दोनों होगा। अगला है हमारा, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया का संबंध आपका हो जाएगा ए। ठीक है, तो वो थे आपके सुहरावर्दी संप्रदाय। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया 1182 से 1262 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए हैं। और इस संप्रदाय के संत जो है सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। अगला है हमारा, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 200 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होना चाहिए ई दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल शेषा का जो पुत्र इस्लाम शाह डी तो दिया गया है। तो एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं, क्योंकि एक से अधिक इसका राइट आंसर है। इस्लाम शाह यानी शेरशाह का पुत्र था। ठीक है, शेरशाह सूरी का पुत्र था इस्लाम शाह, और इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई थी। और इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200 और 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय में ही सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। ठीक है, तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ई माना गया है, लेकिन इस्लाम साहब यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस्लाम शाह यानी नहीं किया था 8 वर्षों तक। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ई क्यों कहा गया है? तो हो सकता है शेरशाह सूरी और इस्लाम शाह दोनों पिता पुत्र के द्वारा किया गया हो, इसलिए डी इसका राइट बिहार लोक सेवा आयोग मानता है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे।
ठीक है, यहाँ पे आयोग के अनुसार मानना पड़ता है। अगला है जवावित का संबंध किससे था? तो जवावित जो है आपका एक राज्य कानून से संबंधित है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। जवावित का संबंध राज्य के कानून से, जवावित का संबंध राज्य के कानून से था। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल के सिक्के जो है टंका, संसगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चांदी और तांबा। ठीक है, चांदी और चांदी प्लस तांबा से मिलकर बनते थे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सल्तनत काल में टंका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था। ठीक है, सल्तनत काल में टंका चांदी का और जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए थे, यानी प्रचलित किए गए थे। और संसगनी भी, यहाँ पे संसगनी लिखा है, संसगनी है, संसगनी भी चांदी का सिक्का था और टंका एवं जीतल का जो अनुपात था 1:48 का था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इन दोनों के बीच रेशियो। और भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में कागज के प्रयोग की बात करें तो 12वीं शताब्दी, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार जो है चीन में हुआ था और भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। अगला क्वेश्चन है हमारा सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया और उन्हें हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं में उन्नति में बहुत योगदान दिया। और भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सकें। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर लिया था? तो आपको पता है निजामुद्दीन औलिया ने, वो सुल्तान था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा था। मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है, वो कौन सा जो है संत है जिसने 7 सुल्तानों का राज्य देखा था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, यहाँ पे दोनों राइट हो जाएंगे। अमीर खुसरो ने भी 7 सुल्तानों का राज्य देखा था जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए और सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया था। यहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए और इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले और न ही इनकार किया। तो यहाँ पे जो है अलाउद्दीन खिलजी बी दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर मुझे लगता है गयासुद्दीन तुगलक होना चाहिए था। ठीक है, हनूज दिल्ली दुरस्त जो है गयासुद्दीन से ही कहा था उन्होंने, हनूज दिल्ली दुरस्त। तो आप इसे देख सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो है अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन दिया गया है यहाँ पे, तो अलाउद्दीन देख सकते हैं आप लोग।
तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चले जाऊंगा। ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया और वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो इनकी टाइटल थी महबूब ए इलाही, ये भी पूछा गया है। अगला है 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना जो है आपके मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अगला है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में जो बाबर की जीत का मुख्य कारण था आपका उसकी सैन्य कुशलता। आप देख सकते हैं पानीपत की पहली लड़ाई जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की और बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी। फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वरण किया और इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता और बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। अगला हमारा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार भी पूछा गया है। तो तुजुक ए बाबरी जो है बाबर की आत्मकथा है, इसको तुर्की ही भाषा में लिखा गया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाली जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा था, जिसे तुजुक ए बाबरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। अगला है हमारा हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो हुमायूं के द्वारा जो चुनार के दुर्ग पर आक्रमण किया गया था वो 1532 ईस्वी में किया गया था। आप देख सकते हैं हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर जो प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। अगला हमारा निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाना था हाजी बेगम ने। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीनपनाह, ठीक है, दिल्ली में जो दीनपनाह में 1564 में करवाया था। और इस मकबरे का नक्शा मीरक यानी मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था और श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा कौन सा है? और इस मकबरे के परित एक बाग की जो है रचना हुई है। अगला हमारा हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना जो है गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। यहाँ पे शहजादी लिखा हुआ है, ठीक है। हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम उसकी बहन ने लिखी थी। तो देख लेते हैं आप, बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। और बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्रित करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था। बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। और तो अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया और गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार जो है हुई थी। अगला है हमारा हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार क्रम में अंकित करने की बात करा है, इसे क्रम में लगाने की बात करा है। तो सबसे पहले उसका देवरा का युद्ध हुआ था, उसके बाद चौसा का, उसके बाद कन्नौज का और अंत में सरहिंद का युद्ध किया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम जो है सबसे पहले देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। 1531 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित
दोराह यानी देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को पराजित किया था। और 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था। ठीक है, हुमायूं को शेरशाह सूरी से चौसा के युद्ध में, डेट इंपॉर्टेंट है, 26 जून 1539 बहुत बार पूछी गई है, तो पराजित होना पड़ा था। और इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। एक निजाम नामक भिस्ती ने, जिसको आगे चलकर हुमायूं एक दिन का शासक बनाता है और कुछ गिफ्ट भी देता है। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेरखां यानी शेरशाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई और उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुदवा पढ़वाया था तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया था। और 17 मई 1540 को कन्नौज या फिर बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट चौसा और बिलग्राम दोनों बहुत बार पूछे गए हैं, कन्नौज का, बिलग्राम का। ठीक है, जिसमें फिर शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित करता है। और हुमायूं जो है यहीं से जो है अपना सब छोड़ के जो है फिर अफगान चले जाता है और 15 साल, लगभग 14-15 साल निर्वासित जीवन जीता है। और उसके बाद दोबारा राजगद्दी हासिल करता है, क्योंकि उस हुमायूं के द्वारा अपने शासन को 4 भाई थे विभाजन किया था और उन भाइयों की मदद से ही दोबारा अपनी राजसत्ता हासिल करता है। लेकिन तब तक जो है शेरशाह सूरी की डेथ हुई रहती है, आपको पता है, और उनके पुत्र इस्लाम शाह की भी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जो हुमायूं बदला लेता है वो है उसके सेनापति से, हेमू से। जो इस्लाम शाह का सेनापति होता है हेमू, वो उससे युद्ध करता है। तो यहाँ पे कहाँ पे थे, तो हुमायूं और को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। और 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद का युद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट युद्ध है, ठीक है, सरहिंद का युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः खोया हुआ राज्य जो है वापस दिला दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो हजरत आला की उपाधि पहले और बाद में सुल्तान की उपाधि जो अपनाई थी शेरशाह सूरी के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरखां यानी शेरशाह सूरी ने हजरत आले की उपाधि धारण की। और 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुदवा पढ़वाया और सिक्का चलवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। और कालिंजर युद्ध 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। तो किताबों में दिया गया है कि एक आग्नेय अस्त्र नामक चला रहे थे, तो उसी दौरान उसके फटने से शेरशाह सूरी जो है की डेथ हो जाती है। अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे वो थे आपके हकीम खान। ठीक है, आप देख सकते हैं हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह और आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, मुगल सेनापति मानसिंह और आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था। हकीम खां सूर कर रहा था और राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक जनजाति है ये। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी जनजाति जो है हल्दी घाटी के युद्ध में किस जनजाति की ने भी पार्टिसिपेट किया था, वो था भील जनजाति। और यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी और आगे उसने जो है छापामार युद्ध का सहारा लिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त जो है अकबर के द्वारा जो है 1563, ठीक है, 1563 में किया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही जाता है और उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों के निकट लाने का प्रयास किया था।
अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईसा में दास प्रथा और 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। आप ये तीनों डेटों को क्रम में इस तरीके से याद करते हैं, पहले दास प्रथा का, फिर तीर्थ यात्रा कर को और अंत में जजिया कर को समाप्त किया। और अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया और तो अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपरोक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। अगला है हमारा, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो अकबर के द्वारा जो बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था वो है 1576 में, ठीक है, 1576 में। और उसके एक साल पहले 1575 में उसने इबादत खाने का निर्माण किया था, वो भी एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इबादत खाना क्या है, वो एक जो है धार्मिक सभा के आयोजन के लिए बनाया गया था। आप देख सकते हैं 1572 ईस्वी में सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया और मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया, ठीक है। और पराजित होने के बाद दाऊद जो है बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल यानी मुजफ्फर खां और हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया और इस प्रकार 1576 ईसा में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो वो था आपका बी, ठीक है, अकबर के ही शासनकाल में। आप देख सकते हैं दिसंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजनाएं तैयार की गई और इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईसा में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था और इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी माना जाता है और बाद में इसी कंपनी को जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया जाता है। अगला है, आईन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईन ए अकबरी अबुल फजल के द्वारा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आईन ए अकबरी अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई है और यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है, ठीक है। अकबरनामा के तीसरे भाग है उसी को आईन अकबरी कहा गया है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक जो है विवरण यानी वृत्तांत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एतमाद उद्दौला का जो मकबरा आगरा में बनाया था वो नूरजहां ने बनाया था, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एतमाद उद्दौला नूरजहां के पिताश्री थे, यानी एतमाद उद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईसा के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा, ठीक है, इसका आकार भी पूछा गया है, कौन सा आकार का है? चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार मोस्ट इम्पोर्टेंट पितृदुरा यानी संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जड़ावत शैली का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीटी के कल 15, ठीक है, 15 तारीख की एग्जाम में जो यूपी पैट का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो पहली बार पितृदुरा का प्रयोग जो है हुआ था किसमें? यह है एतमाद उद्दौला के मकबरे में। पितृदुरा का मतलब आप समझ गए होंगे, जो डिजाइन है उसमें सोने और ये कीमती पत्थरों से जो डिजाइन किया था उसी को पितृदुरा कहा गया है। अगला है हमारा, पर्चिनकारी पिट्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो पर्चिनकारी या पिट्राड्यूरा का संबंध आपका किससे? दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्चिनकारी यानी पिट्राड्यूरा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। धातु भी है कि भारत में पिट्राड्यूरा नामक
नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम जो है एतमाद उद्दौला के मकबरे में किया गया। आप इसे अंडरलाइन करेंगे। और इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूर जहां ने करवाया था। अगला हमारा मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा गया है, ठीक है, पीसीएस में भी और सीटेट में भी आया था और टीजीटी में भी पूछा गया है। तो मध्यकाल में जो बटाई शब्द का अर्थ है वह है लगान निर्धारण का तरीका जो था वो था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा जो है राज्य और कृषक के बीच होता था। शेषासुरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी। पहला है नस्क ए मुक्ताई अथवा कनकूद, दूसरा है नगदी अथवा जब्ती, ठीक है, नगदी और जब्ती भी पूछा गया है। तीसरा है गल्ला बक्सी और बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। और जहाँ पे आपको लगता है प्लीज़ आप साथ में जो है कॉपी पेन लेके बैठें और नोट डाउन भी करते रहें। जो इंपॉर्टेंट आपको बोला जाता है उसे तुरंत आप नोट करें। अगला है हमारा, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो मुगल शासक चित्रकारी के लिए कारखाने बनाने का काम किया था आपका हुमायूं के द्वारा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना के अनुसार, ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार कारखाना जो है निगारखाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर रीजन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर बी माना है। तो आप बिहार लोक सेवा के द्वारा इसको बी बताया गया है, यानी बी अकबर को माना गया है, लेकिन राइट आंसर हुमायूं हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो दास्तान ए अमीर हजमा का जो चित्रांकन किया गया है, तो यहाँ पे भी इसका राइट आंसर नहीं दिया गया है, तो देख लेते हैं। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हजमा है, तो यहाँ पे अकबर होना चाहिए था, अकबर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर नहीं दिया गया है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ, और बदायूं ने शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्राय 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। करीब 1400 चित्र जो है बने, और सभी चित्र 27x20 आकार वाले असामान्य रूप से लंबे चौड़े फोलियो के एक तरफ चिपकाए हुए थे। और यह ग्रंथ जो है फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यूरोपियन यूरोपियन चित्रकारी का जो प्रवेश हुआ था वो आपका अकबर के दरबार से संबंधित हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश जो है पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिसने मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की थी। एक था व्यक्ति विशेष का चित्रण, दूसरा था दृश्य के आगे दिखने वाली वस्तुओं के छोटे आकार में बनाना। यानी चित्रकला का विकास जो है हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ तो था, लेकिन अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव जो है मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा था। और अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दशवंत अग्रणी चित्रकार था, और जहांगीर के शासन काल को मुगल चित्रकला का क्लासिकल युग यानी स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला है हमारा, दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे। तो अभी हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। दशवंत और बसावन का संबंध आपका अकबर के शासनकाल से हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दशवंत और बसावन जो है अकबर कालीन चित्रकार थे। दशवंत जो एक कहार का बेटा था के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय का अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से जो है विक्षिप्त हो जाता था, और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम जो है अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं, जैसे दशवंत हो गया, बसावन हो गया, केशवलाल हो गया, मुकुंद हो गया, मिस्किन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल और हरिवंश आदि थे। अगला हमारा, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो मुगल चित्रकला जो है अपने शीर्ष जो है किसमें के शासन में थी? जहांगीर के शासनकाल में। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल
पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों के चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर और पैरों को जो है चित्रित करने का रिवाज था। और जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता है। आप सोच सकते हैं इतना परफेक्ट था जहांगीर कि बोलता था कि आप जो है 10 चित्रकारों को लिख के आइए, एक चित्र में 10 चित्रकारों की डिजाइन कीजिए, मैं पहचान लूंगा ये किसका है। और शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। और अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। और इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट, जाप्ती प्रणाली की किसकी उपस्थिति। तो जाप्ती प्रणाली का संबंध आपका अकबर के से ही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जाप्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। और साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली जो है प्रचलित थी। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो इसका संबंध है आपका विलियम फिंच ने कहा था। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो गया, विलियम फिंच। आप देख सकते हैं विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स, ठीक है, पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। अगला है कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो कश्मीर का अकबर आपको पता है किसे कहा जाता, सुल्तान जैनुल आबिदीन को, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के समान धर्म, सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भी सीटेट में भी पूछा गया है, टीजीटी में भी पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। तो दो अस्पा और सिंह अस्पा जो प्रथा शुरू की थी वो की थी जहांगीर के शासनकाल से संबंधित है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। और दो अस्पा का मतलब है इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। और सिंह अस्पा का मतलब है इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। अगला क्वेश्चन हमारा, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच जो झगड़े की जड़ थी वो थी कंधार। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कंधार जो है राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। अगला है दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण करवाया था आपको पता है शाहजहां के द्वारा किया गया था, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की थी। और 1638 ईस्वी में, ठीक है, शाहजहानाबाद की स्थापना 1638 में की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। और शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी पूछा ही, लाल किले के निर्माण में कौन से पत्थर का प्रयोग हुआ है, लाल बलुआ पत्थर। और इसका निर्माण कार्य 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। और इस किले के पश्चिम द्वार का नाम जो है लाहौरी दरवाज़ा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा है। यह सुंदरता एवं शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। तो चित्रकला में जहांगीर हो जाएंगे और स्थापत्य कला की बात करेंगे तो वहाँ पे शाहजहां राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो है शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। और ये कहा था आपका A.L. श्रीवास्तव ने।
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में ही वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। और J.N. सरकार और B.A. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं हैं। ये भी पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, कौन नहीं है। और S.R. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है, अथवा विकल्प यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था। तो औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था आपका दारुल इस्लाम। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं औरंगजेब जो है सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था, ठीक है, सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति जो है सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदारद्वारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज्यशासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। और इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों यानी दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्मयुद्ध जिहाद करना चाहिए, और जब तक कि वे इस्लाम के राज्य यानी दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। ठीक है, आप देख सकते हैं औरंगजेब सब, ठीक है, मुगल शासक का सबसे कट्टर शासक और सबसे जो है अनैतिक कार्य इसी के द्वारा किए गए थे। और इसने जो है संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और त्योहारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, यहाँ तक कि जो है यहाँ तक कि इसने लोगों के आचरण पर नज़र रखने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, उसे मुहस्सिब कहा जाता था। तो बहुत गैर अनैतिक कार्य किए थे। और जो है संगीत पर भी यहाँ तक कि इसने प्रतिबंध लगा दिया था और स्वयं जो है ये वीणा अपना बजाता था, वीणा का शौकीन था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था। तो अगला है हमारा पटना के किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो पटना में जो है किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, वो था गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु जो है 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। तो इनकी मृत्यु भी पूछी गई है और जन्म भी आप देख सकते हैं। जन्म 1666 1666 ईस्वी में पटना बिहार में, मृत्यु जो है 7 अक्टूबर 1708 में 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, और 1708 से एक साल पहले 1707 में औरंगजेब की भी मृत्यु होती है। उनकी औरंगजेब की डेथ भी पूछी गई है। अगला है मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। ये देखिए अभी आपको एक्सप्लेन किया था तो आ चुका है। तो मुहत्सिब का संबंध आपका लोक आचरण अधिकारी यानी लोगों के आचरण पर नज़र रखने वाला ये अधिकारी होता था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मुगल प्रशासन में मुहत्सिब जन आचरण का निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था और प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वैश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था और वैश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया था। अगला है हमारा मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है। तो मदद ए मांस का संबंध आपका विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली जो राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था और तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए और यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान जो है ग्राही के पास वंशानुगत रूप में रहती थी। अगला है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और मयूर सिंहासन का संबंध आपका जो है मोहम्मद शाह से हो जाएगा। 20 का राइट आंसर हो जाए। आप देख सकते शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन बनाया किसने था, शाहजहां ने। बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। और समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार अशरफियाँ और 1 करोड़ रुपये का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्ते ताउस मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया था।
अगला क्वेश्चन हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत से निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में जो है दाखिल नहीं होने दिया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम जो है अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन जो है 1760 ईसा से 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। और 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से ही वह दिल्ली पहुंच सका और शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का जो है अधिकार 1803 में हो गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मध्यकालीन भारत यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आधुनिक काल भारत का इतिहास से संबंधित हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।